हाँ, तो स्टूडेंट्स आपका ये सेकेंड टॉपिक द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। कहने का मतलब है कि इस चैप्टर में मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा बात हुआ है, और आइडिया ऑफ नेशन मतलब नेशन का आइडिया कहाँ से आया, कैसे इमर्ज हुआ कि एक नेशन नाम की भी चीज़ होनी चाहिए। पहले क्या होता था कि देखो क्या होता था कि पहले नेशन नहीं हुआ करता था, किंगडम हुआ करता था, मतलब राजवाड़ा हुआ करते थे। जैसे कि किसी ने राजा ने यहाँ तक कब्जा किया है, फिर क्या अगर राजा के मूड में आया तो अगर यहाँ पे भी कब्जा कर लेगा तो वो पूरा मतलब कहने को आ जाएगा कि ये उसके कंट्रोल में है, ये उसका नेशन स्टेट है। फिर उसने कल को इतना कब्जा कर लिया, फिर वो उसके दायरे में आ जाएगा। फिर कोई राजा आएगा कल उसी ये वाला पार्ट छीन लेगा, है ना, इतना वाला पार्ट, तो वो इतने के साथ ही रहेगा। तो ऐसा मतलब ये नेशन नहीं था। क्या किया गया कि अगर किसी राजा ने यहाँ तक रूल है तो ये बाउंड्री फिक्स कर दी गई कि राजा का इतना ही है, और इसी चीज़ को हम लोग क्या कहने वाले हैं, जर्मनी कहें, इटली कहें, जो भी नेशन स्टेट नाम दिया जाएगा तो उसको ऐसा कहने वाले हैं। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे हमें पता करना है, ठीक है। तो कैसे हुआ देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9 में बहुत डिटेल में है, आप लोग वहाँ पढ़े होंगे। यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं आएगा, थोड़ा सा शॉर्टकट में लेके चला है चला है मतलब एनसीईआरटी में। तो फिर भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, और पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको क्लियर करते चलता हूँ लाइन बाय लाइन। देखिए, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। France, as you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch। कह रहा है कि आप लोग को पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में स्टार्ट हुआ था, और क्लियर एक्सप्रेशन नेशनलिज्म का कहाँ से आया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया था। मतलब राष्ट्रवाद अगर कहीं से उठा पूरे यूरोप में तो कहाँ से आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया। और 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्च। अभी आपको पता है कि जो फ्रांस था वो एक एब्सोल्यूट मोनार्च के हाथ में था 1789 तक, ठीक है। The political and constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of the French citizen। कहने का मतलब ये है, जो वहाँ पे पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए है ना फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखते हुए जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए, वहाँ उसके बाद वहाँ सॉवरेनिटी आ गई है ना, फ्रॉम द मोनार्ची टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। और फ्रेंच सिटीजन को वहाँ पे अधिकार मिलने लगा। मोनार्ची सोवरेनिटी में बता चुका हूँ क्या होता है ना, दैट कंट्री इज फ्री टू डू व्हाट ही वांट्स टू डू, है ना, व्हाट दे वांट्स टू डू। द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज द पीपल हु वुड हैंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड सेपरेट डेस्टिनी। और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन इस बात को सिखाता है, इस बात का गवाह है, विटनेस है कि ये देश के लोग ही होते हैं जो देश के भविष्य को तय करते हैं और उसकी डेस्टिनी को बताते हैं कि वो देश कहाँ जाएगा। समझ में आ रहा है ये? अगर हम मैं कह रहा हूँ कि भारत प्रोग्रेस करेगा तो ये भारत के यूथ और भारत के लोग ही बता पाएंगे, इंडिया के लोग, कि हम लोग कहाँ, हमारा प्रोग्रेस किस लेवल पे होगा। अनटिल अनलेस हम लोग इस बातों को समझ नहीं है। लेकिन बहुत मतलब निराश होते हैं हम लोग कि हमारे देश को लोग बहुत से लोग जो है इस बात को समझते नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या मतलब कर्तव्य है हमारे देश के प्रति, है ना। तो इस बात को लेकर मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता हूँ कभी कभी। खैर कोई बात नहीं, मेरे डिसअपॉइंट होने से क्या होता है, हमें खुद को बहुत बेहतर करना है। मुझे लगता है कि समाज में बदलाव जरूर आएगा। From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people। बहुत पहले से जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे, रेवोल्यूशनरीज मतलब क्रांतिकारी लोग जो लोग थे, वो बहुत सारे मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस किए थे, है ना, जो कि फ्रांस में कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट करे। मैंने बताया था नेशनलिज्म कैसे आएगा, नेशनलिज्म कॉमन आइडेंटिटी से आएगा। लोगों में एकता की भावना आनी चाहिए, लोगों ने लगना चाहिए कि हम एक हैं, ये हमारा देश है। समझ में आ रहा है? तो वहाँ के फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज लोग यही कर रहे थे, और उसको करने के लिए उन्होंने क्या क्या कहा था, क्या क्या किया था। देखिए, द आइडियाज ऑफ ला पात्रे, द फादरलैंड एंड लेस ड्यूटी ऑन द सिटीजन एम्फेसाइज द नोटेंस ऑफ द यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉय इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा था कि द आइडिया ऑफ ला पात्रे द फादरलैंड लेस सिटीजन, मतलब ये फ्रेंच वर्ड है, ला पात्रे मतलब फादरलैंड, लेस सिटीजन मतलब सिटीजन। कहने का मतलब ये आपके पूर्वजों का ज़मीन है और हम यहाँ के निवासी हैं, तो हमें भी तो अधिकार मिलना चाहिए। ये वहाँ के सिटीजन वहाँ के बताते थे, और कहते थे कि यूनाइटेड कम्युनिटी, हमें मतलब यूनाइट कम्युनिटी होकर रहना है, मतलब एकता के रूप में हमें रहना है, और इक्वल राइट्स, और हमें क्या करना है, देश में कॉन्स्टिट्यूशन लाना है, कॉन्स्टिट्यूशन लेके सभी को एक जैसा राइट देना है, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, किसी को भेदभाव नहीं दिखाना है, ठीक है। ए न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर, और यही मतलब नेशनलिज्म को लाने के लिए उन्होंने ये सारा किया था, ये आइडिया दिया था ला पात्रे ला सिटीजन का, नया फ्लैग इंट्रोड्यूस किया था, और फॉर्मल रॉयल
फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग को हटा दिया था। द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। वहाँ पे स्टेट जनरल का जो है इलेक्शन हुआ था, उसको नेशनल असेंबली बाद में नाम कर दिया गया। यही लोग हैं, ये मिडिल क्लास के लोग थे जो क्या करेंगे, बाद में डिमांड रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर आप लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़े हैं तो आप लोग को पता होगा। न्यू हिम्स वेर कंपोज। न्यू हिम्स मतलब क्या होता है, देश के लिए जो गाना होता है ना, देशभक्ति गाने, उसको हिम्स कहते हैं, वो मतलब गाया जाने लगा। ओथ्स टेकन, बहुत सारे शपथ लिए जाने लगे। मैटर्स कमेमोरेटेड, कहने का मतलब जो लोग मतलब देश के लिए जान गंवा दिए थे, द पीपल हु हैड डाइड फॉर द नेशन, है ना, टू पे द ट्रिब्यूट टू देम, कमेमोरेट करेंगे, है ना, कमेमोरेटेड मतलब उनको श्रद्धांजलि देंगे। ये सारा वो लोग चीज़ कर रहे थे। और ये क्यों कर रहे थे, देश के नाम के लिए, ताकि लोगों के पास क्या आ जाए, लोगों के पास ये सारा करने के बाद भी लोगों को पता चले कि वी आर द पीपल ऑफ फ्रांस एंड वी हैव टू बी यूनाइटेड अगेंस्ट द रूलर, है ना, सो दैट वी कैन गेट द इक्वल राइट्स। A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizen। यूनिफॉर्म लाइज लाए गए सारे सिटीजन के लिए, यूनिफॉर्म लॉज लाए गए, मतलब सब लोगों के लिए सज़ा बराबर होगी, है ना, टेरिटरी के अंदर। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज वर एबलिश्ड। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ मतलब एक ही देश में 10 टैक्स नहीं लगेगा, एक ही टैक्स लगेगा, और ड्यूज वगैरह जो है उसको खत्म कर दिया गया। एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वर एडॉप्टेड। अब ऐसा क्या होता था, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट क्या होता था कि पूरे फ्रांस में ही अगर देखा जाए तो 2-4 वेट चलते थे। मतलब कहीं पे 1 kg सिर्फ 800 ग्राम होता था, कहीं पे 800 ग्राम जो है 2 किलोग्राम हो जाता था। तो इस तरह से जो है व्यापारी, बिजनेस मर्चेंट्स, उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो पूरे यूरोप में इन लोगों ने क्या किया, वेट एंड मेजरमेंट को एक किया ताकि लोगों को लगे ये पूरा फ्रांस एक है ना। एंड रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज एंड फ्रेंच। रीजनल डायलेक्ट मतलब कॉमन लैंग्वेज जो होता है ना, लोग अपने अपने जगह पे बोलते हैं, उनको क्या किया गया, ख़त्म करने की कोशिश की गई। और जो है फ्रेंच में इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस, और पेरिस लैंग्वेज को कॉमन लैंग्वेज एज रूप में बनाया गया, बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। द रेवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर दैट इट वॉज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ द यूरोप। जो वहाँ के फ्रेंच रेवोल्यूशनरी थे उन लोगों ने ये मतलब अपना स्टेटमेंट दिया कि हम लोग सिर्फ फ्रांस के लोगों को ही नहीं, ये हमारा मिशन है कि सिर्फ फ्रांस को ही नहीं, हम लोग पूरे द होल यूरोप, है ना, वी विल लिबरेट द पीपल्स ऑफ द यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म क्या होता है, ऐसा राजा जो किसी की सुनता ना हो, है ना, ऐसा रूलर जिसके पास सारा अल्टीमेट पावर हो, है ना, और किसी की ना सुनता, उसको डिस्पोटिज्म कहा जाता है, डेस्पोटिज्म कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि हम पूरे फ्रांस को नहीं, पूरे यूरोप को डेस्पोटिज्म से बाहर करना चाहते हैं। इन अदर वर्ड्स, टू हेल्प द पीपल्स ऑफ द यूरोप टू बिकम नेशन। कहने का मतलब है वो लोग मदद करना चाहते हैं कि पूरे यूरोप को नेशन के रूप में हम लोग ढाल सके, है ना। और आगे क्या है, द नेशंस व्हेन द न्यूज ऑफ इवेंट्स इन फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगेन सेटिंग ऑफ जर्मन क्लब। जैसे ही लोगों को पता चला कि रेवोल्यूशनरीज ऐसा काम कर रहे हैं, तो वहाँ के जो एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो उन्होंने क्लब बनाना शुरू कर दिया। उसका नाम था क्या, जैकोबिन क्लब्स। ये ऐसा क्लब था, अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़े होंगे तो ये क्या करता था, लोगों को अधिकार दिलाता था, है ना। और ये क्लब जो है बाद में बहुत बदनाम भी हुआ था, ठीक है। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा। Their activities and campaign prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland, much of Italy in 1790s तक क्या हो गया कि उन्होंने अपने यहाँ तो जो है किंगडमशिप को उखाड़ के फेंक दिया, और पूरे यूरोप में अगर देखा जाए तो कहाँ कहाँ वो लोग मूव कर गए थे। हॉलैंड को आज़ाद करने चले थे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, मच ऑफ इटली को भी उन्होंने कब्जा कर लिया था 1790 तक। विद द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशनरीज वॉर द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। और ये लोग क्या करते थे, जहाँ भी जाते थे सिर्फ वॉर लड़ते थे, वॉर के मदद से ही देश को अपने अंदर लेते थे और वहाँ पे डेस्पोटिज्म जो है ख़त्म करते थे, है ना। और इसको लीड कौन कर रहा था, तुम्हें पता होना चाहिए कि इसको लीड कौन कर रहा था, नेपोलियन बोनापार्टे लीड कर रहा था, आप लोगों को पता है। और नेशनल असेंबली को उसने ख़त्म कर दिया था और वो गद्दी पे बैठ गया था। विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ द टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन फ्रांस। अब जो मतलब हमने देखा ना कि इक्वल मेजरमेंट और वेट लाया गया, है ना, कस्टम ड्यूटीज़ को हटाया गया, तो सारा जो फ्रांस में नेपोलियन ये बदलाव किए थे, अब वो पूरे यूरोप में ये बदलाव चाहता था, सारी यूरोप के कंट्रीज़ को ऐसा करना चाहता था। तो थ्रू ए रिटर्न टू मोनार्ची, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस। अब नेपोलियन को लगता था कि मैं डेमोक्रेसी लेके आया हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। नेपोलियन जो है पहले तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बाद में वो मोनार्ची से भी बदतर हो गया था नेपोलियन के रूल समय में। रीज़न में देखिए कैसे बताता हूँ।
बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड देखिए, अब मतलब मोनार्ची, नेपोलियन हैड नो डाउट डेमोक्रेसी तो उसने पूरा खत्म ही कर दिया था और मोनार्ची फिर से आ गया था, लेकिन उसने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, कुछ अच्छे भी काम किए थे। और उसने 1804 में सिविल कोड लेके आया था, जिसको नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। कुछ रूल्स जो है इंप्लीमेंट किए थे, वो क्या थे रूल, जिसको नेपोलियनिक कोड कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1804 नेपोलियनिक कोड क्या था, इसके तहत उसने क्या क्या किया था, देखिए, डिड अवे विथ ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। उन्होंने क्या किया कि जो भी प्रिविलेजेस हैं बेस्ड ऑफ बर्थ, बर्थ के बेसिस पे जो प्रिविलेजेस मिलते हैं उसको खत्म कर दिया था। मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो इसका हकदार होगा, ठीक है। और इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब सभी लोग लॉ के बिफोर जो है सम्मान है। सिक्योर द राइट्स टू प्रॉपर्टी, और सभी लोग का अपना अधिकार है, सभी लोगों को लैंड खुद का होना चाहिए ताकि वो कमा खा सके। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर द फ्रेंच कंट्रोल इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड एंड इटली, इन जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड। और ये कहाँ कहाँ लागू हो गया, ये नेपोलियनिक कोड किस देश में लागू किया गया, और भी यूरोप में, तो डच रिपब्लिक में, स्विट्जरलैंड में, इटली में, जर्मनी में। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड एग्रीड एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडम एंड माइनॉरिटीज। और क्या किया उसने, जैसे जैसे वो पूरे मतलब यूरोप को कब्जा करते गया, वहाँ से वो फ्यूडल सिस्टम हटाते गया। फ्यूडल मतलब सामंत व्यवस्था होता है, जहाँ पे क्या करते हैं, जो जमींदार लोग होते हैं, जो राजा लोग होते हैं, वो ज़मीन देते हैं फार्मर को और कहते हैं कि इस ज़मीन के बदले तुम इस ज़मीन पे रह सकते हो और इस ज़मीन पे जो भी उगेगा थोड़ा सा रख के, जैसे 100 किलो में 5 किलो रख सकते हो और बाकी हमें लौटा देना होगा तुम्हें। और जैसे मैं बोलूँ, जब हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे तुम्हें अगर वार लड़ना होगा देश के लिए, तभी भी तुम्हें यहाँ जाके लड़ना होगा। क्यों? क्योंकि हम तुम्हें क्या दिए हैं, ज़मीन दिए हैं रहने के लिए और खाने के लिए। एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडम, सर्फडम हटा दिया गया। मतलब वही चीज़ है कि फार्मर्स को ज़मीन दिया जाता था, लैंड दिया जाता था, तो वो ये सिस्टम ख़त्म कर दिया था। मैनोरियल ड्यूज़, राजा लोग, ज़मींदार लोग क्या करते थे कि अगर किसी फार्मर का फसल ख़राब हो जाए तो वहाँ के जो ज़मींदार लोग थे उसको पैसा देते थे और पैसे के बदले में वो क्या करता था, उसको अनाज लौटाता था। लेकिन सिचुएशन ऐसा हो जाता था कि फिर से जो है अनाज ख़राब हो जाता था और बेचारा वो कर्ज में ही डूबा रहता था और उसको उसकी हर एक राजा की हर एक बात उसको क्या करनी, ज़मींदार की हर एक बात क्या करना पड़ता था, फार्मर्स को मानना पड़ता था। तो ये मैनोरियल ड्यूज़ जो कर्जा लिया गया था वो सारा कुछ क्या कर दिया, इसने ख़त्म कर दिया था। किसने ख़त्म कर दिया था? यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्टे ने। इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे तो वो हटा दिए गए थे। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को बहुत बेहतर किया था। पीजन, आर्टिशंस, वर्कर एंड न्यू बिजनेसमैन्स, है ना, इंजॉयड अ न्यू फ्रीडम। मतलब जो पीजेंट्स थे, वहाँ के बिजनेसमैन थे, वो नए नए अधिकार इंजॉय कर रहे थे। कहाँ? फ्रांस के बाहर, जिस देश पे वो कब्जा कर रहा था। लेकिन अभी देखो ये लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं ना, बहुत अच्छा इक्वल राइट्स इंजॉय कर रहे हैं, बहुत सी प्रिविलेजेस को इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये अभी इन लोग मतलब क्या करेंगे, इनको अभी इस बात पे पछतावा होगा कि क्यों नेपोलियन बोनापार्टे हमारे देश में आया। क्योंकि नेपोलियन बोनापार्टे को लालच हो जाता है पूरे यूरोप पे कब्जा करने की, और पूरी यूरोप पे कब्जा करने के चक्कर में वो क्या करता है, जिस देशों पे कब्जा किया रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसरशिप और टैक्स लगा देता है, बहुत ज़्यादा टैक्स, तो लोग बहुत परेशानी में आ जाते हैं। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड इन पर्टिकुलर बिगेन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स एंड ए कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन नेशन टू रीजन टू अनदर। वहाँ के जो बिजनेसमैन थे वो उन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था कि नेपोलियन बोनापार्टे ने स्टैंडर्ड वेट ला दिया है, मेजरमेंट ला दिया है, और कॉमन नेशनल करेंसी, पूरे देश का एक ही करेंसी है, 10 करेंसी नहीं है कि यहाँ पे जाओ तो वहाँ कन्वर्ट करो और यहाँ पे अलग वैल्यू है, वहाँ पे उसका अलग वैल्यू है। और जो बिजनेसमैन थे, जो मर्चेंट्स थे, गुड और कैपिटल को मूव करने में यहाँ से वहाँ तक उनको दिक्कत भी नहीं हो रहा था क्योंकि इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ भी हट गए थे। However, in the areas conquered, the reactions of the local population to French ruler were mixed. Initially, in many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. कहने का मतलब ये है, जहाँ जहाँ ये फ्रेंच की आर्मीज जाती थी पहली बार जहाँ जहाँ ये फ्रेंच की आर्मीज गई थी, वहाँ के लोकल पॉपुलेशन क्या करते थे, क्या लगता था, जैसे कहाँ गई थी, होलैंड, स्विट्ज़रलैंड और बहुत सारे सिटीज़ में जैसे ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान, वर्सा, तो वहाँ पे फ्रेंच आर्मीज़ को लोग किस नज़रिए से देखते थे? पीपल यूज टू थिंक लाइक दे आर द हैमबिंगर्स ऑफ लिबर्टी, है ना। हैमबिंगर्स मतलब ये फरिश्ता है, ये एंजल है, आज़ादी दिलाने वाली ये एंजल है, उनको ऐसा लगता था। बट द इनिशियल इंथुसिज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी एंड इट बिकम ए क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद द पॉलिटिकल फ्रीडम। कहने का मतलब ये है कि उसके कुछ दिन बाद ही उनको ये रियलाइज होने लगा कि ये जो हैमबिंगर्स ऑफ लिबर्टी है वो बहुत अच्छे नहीं है, है ना, और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो यहाँ पे लाया गया है वो बहुत अच्छा
अच्छा नहीं है पॉलिटिकल फ्रीडम के बेसिस पे। वहाँ पे क्यों ऐसा उनको लगता था? पहले तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि फ्रांस की आर्मीज आती हैं तो आए तो हैमिंगर्स ऑफ लिबर्टी के रूप में उनको देखा गया। बट व्हाट एग्जैक्टली हैपन आफ्टर दैट कि दे वेर लाइक देयर इंथुजिज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी। इंथुजिज्म मतलब उनका जो जिज्ञासा था, जो मतलब जो उनको कॉन्फिडेंस था, वो कैसे हॉस्टिलिटी मतलब गलत चीज़ों में बदल गया। तो देखिए क्या हुआ, इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी इज रिक्वायर्ड टू कनकर द रेस्ट ऑफ द यूरोप। अब पूरे यूरोप, आधा यूरोप उसने कब्जा किया था। पूरे यूरोप को कब्जा करने के चक्कर में जिस देशों पे उसने कब्जा किया था, जो जिस देशों में अच्छे काम कर रहे थे, वहाँ पे काम उसको बुरे करने पड़े, क्योंकि लड़ाई लड़ने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। और इसलिए उसने वहाँ पे टैक्सेशन बढ़ा दिया। सेंसरशिप, जो बोलता था उसको कुछ बोलना नहीं है ना। फ्रेंच आर्मीज़ को मतलब मारने के लिए लगा दिया लोगों को। इट सीम टू ऑल आउटवेट द एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। कहने का मतलब है कि जो वहाँ पे चेंजेस हुए थे उसका कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा था वहाँ के लोगों को। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है टॉपिक ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे जो है आपके पास एक इमेज है, वो देखिए क्या कह रहा है कि लिप्जिग के वॉर में 1813 में फ्रेंच जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो हार गया था। और यहाँ पे उसके बैग में से एक पेपर गिर रहे हैं, वो पेपर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो देश वो हारा गया था उसके हाथ से वो निकलता गया है। ठीक है, तो वो चीज़ ये जो अपने पास पेंटिंग है वो दर्शा रही है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं हर एक फिगर को एक्सप्लेन करने का काम करूँगा कि ये फिगर क्या कर रहा है, ये क्या है ना, ये क्या चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में ऐसा चाहते हैं करने के लिए तो मैं हर एक फिगर्स को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। और ये जो है हम लोग का टॉपिक जो है ख़त्म हो गया। अगला टॉपिक जो है हमारे पास है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि कैसे जो है राष्ट्रवाद जो है आया, एक्चुअली में क्या हुआ था कि आया था राष्ट्रवाद, है ना। तो इस चीज़ को हम लोग डील करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज़ अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं और एसएसटी के वीडियोस और साइंस की वीडियोस हमारी देखते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास भी पहुंचा दें। आप लोगों को पता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है, नवंबर में के करीब जो है, नवंबर के मिड में आपका जो है टर्म 1 होने वाला है, जो कि एमसीक्यू बेसिस है। तो फॉर दैट पर्पज़ वी हैव टू प्रिपेयर वेरी एफिशिएंटली एंड प्रॉपरली। एंड उसके लिए चैप्टर्स का बहुत डिटेल में समझ में आना बहुत ज़रूरी है। हर एक वर्ड समझ में आएगा, हर एक डेट हमें क्लियर होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें हमें आना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं भी एक मोटिवेट होकर और इससे बेस्ट क्वालिटी या कंटेंट देने की जो है कोशिश करूँ। तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर। आप लोग पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल।